की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये दो घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्र नीति भूल जाते हो। राष्ट्र नीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब, और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। मोदी जी, इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था, देश के एक मुखिया के नाते। और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए, इतने बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आघात करोगे तो किससे करोगे, आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे, कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे। बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच रहे हैं यार नहीं, पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते नहीं कुछ। हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। उनकी बात तो समझ आती, लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है, राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं जरा
ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। 5 सवा 5 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। तो मैं फिर समझ गया कि मामला वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया इन्हें। तो मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा। तो रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए। फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम मोदी बनाते जी, रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका? ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहां किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहां टेररिस्ट कैंप था। क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई न कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि हाँ कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी। और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते ना, अगर चुनाव ना होते और ये तू मैं ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। ये ये चुनाव के तू मैं में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है। और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता वो भी काफी पराक्रमी हैं। कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद, उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ ये नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत थी, ये मैच फिक्सिंग था। कहते भी दीवाने, सुनते भी दीवाने और सुनाने वाले भी दीवाने। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब पुलवामा के बाद जिस तरह से आपने एयर स्ट्राइक की, जिस तरह से सेना का पराक्रम हुआ, उसका मोदी को इलेक्शन में बड़ा फायदा हो रहा है। कभी भी मोदी, और इस बात को आप देख लीजिए, जो लोग मेरे निकट से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं चुनाव के लिए सरकार नहीं चलाता, न ही मैं दल के लिए सरकार चलाता। सरकार मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए चलाता हूं। सरकार में मेरे सारे निर्णय देश के लिए होते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमसे कोई गलती नहीं होती है। हम भी इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। हमारे लिए देश सुप्रीम है। अब भारत में कुछ भी करो जी, कुछ भी करो, किसी न किसी कोण में चुनाव होता ही होता है। अब मुझे बताइए, कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, मैं हैरान हूं। आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय
अजहर मसूद का निर्णय यूएन ने क्यों किया? अब क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजेगा क्या? क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा, मान लीजिए जो कहता है इतनी ताकत मोदी की है, फिर तो ये देश में मोदी को ही सब कुछ देना चाहिए। अगर यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर 4 फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि 3 फेज पे फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए? इसलिए इनको इनको समझ ही नहीं है कि वो क्या बयान करी। उनके दिमाग में चुनाव इतना भरा है। यूएन निर्णय करे चुनाव। अभी यूएई ने उसके देश का एक सबसे बड़ा सम्मान मुझे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब रशिया ने एक बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया, उसमें भी उनको चुनाव दे दिया। अब दुनिया के देश के लोग ये कोई हमारा चुनाव का टाइम टेबल या कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ करके थोड़ा देश चलाते हैं जी, वो तो अपने हिसाब से देश चलाते हैं। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना। आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। आज मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। वो एक ऐसा उनका कांग्रेस के पास अभी एक ही पूर्व प्रधानमंत्री है। पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा, और रिमोट से कुछ बुलवाया जाता है। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं हुई? महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये बात जरूर कहिए कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को नेता मानते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है, और पूरी दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं, और हमारा आचरण से जाने जाते, शब्दों से नहीं। हम ही हैं जिन्होंने न्यूक्लियर की हमारी डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज ये डिक्लेयर किया हुआ है, दुनिया के दबाव में नहीं किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्ट्रिन में, भारत की हिम्मत की बात है,
ये कहाँ? और भारत उसमें टस से मस नहीं है। कोई भी सरकार आए तो मैंने एक दिन अभी कह दिया है कि भैया बहुत हो गया, ये खिलौना नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का व्यवहार होता है और भारत इस विषय में रिस्पॉन्सिबल है। आप रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मुझे किसने भेजी है आपको बताने के लिए, आपने जो पाकिस्तान के दिल में आतंकवाद के लिए जो डर पैदा किया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मैं जिन्होंने इस रचना की है उनको बधाई देता हूं। शक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है, लेकिन शक्ति का प्रगटीकरण संस्कार से कंट्रोल होना चाहिए। संस्कार के अधिष्ठान पर शक्ति होनी चाहिए, वरना शक्ति रावण के पास भी थी। संस्कारहीन शक्ति विनाशक होती है। शक्ति संस्कार युक्त होनी चाहिए। मोदी जी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे देश की राजनीति की, चुनाव की।